टू द चैनल बेट करिकुलम। आज का हमारा टॉपिक होगा पेपर थर्ड से। आज का टॉपिक है अभिसूचना तकनीकी, जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो अभिसूचना एवं प्रदत्त के बारे में जानेंगे। पहले ये देखते हैं कि इंफॉर्मेशन और डेटा होता क्या है। अभिसूचना तकनीकी में प्रमुख दो शब्द होते हैं, अभिसूचना और प्रदत्त। तो इनका उपयोग अधिक किया जाता है, इसलिए इन्हें समझना जरूरी हो जाता है। सामान्यता यह निश्चित करना कठिन हो जाता है कि अंक या पाठ्य वस्तु या तालिका, ग्राफ चार्ट, प्रतिबिंब कब प्रदत्त के रूप में प्रयुक्त किए जाएं। तो ये जो है निश्चित करना कठिन हो जाता है कि कब अंक का प्रयोग किया जाए, कब पाठ्य वस्तु तालिका का प्रयोग किया जाए, कब ग्राफ चार्ट का जो है उपयोग किया जाए और कब अभिसूचना के रूप में प्रयुक्त किया जाए। तो ये जानना कठिन होता है कि कब हम उन्हें प्रदत्त के रूप में उपयोग करें और कब हम उन्हें अभिसूचना के रूप में उपयुक्त करें। तो ऐसी कोई स्पष्ट सीमा नहीं रखी गई है जिसके द्वारा ये जो है डिसाइड किया जा सके। तो प्रदत्तों और अभिसूचना के बीच में क्या संबंध होता है ये देखेंगे। कच्चे प्रदत्त, जिसको रॉ डेटा कहा जाता है, वह प्रदत्तों का विश्लेषण करके उनकी डेटा प्रोसेसिंग करके उन्हें इंफॉर्मेशन के रूप में लाया जाता है, अभिसूचना के रूप में लाया जाता है। फिर इस अभिसूचना को पुनः परिभाषा देने के लिए उन्हें रॉ मटेरियल के रूप में तोड़ा जाता है। तो यह संबंध होता है प्रदत्त और अभिसूचना के बीच में। अभिसूचना प्रणाली क्या होती है, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है ये जानेंगे। इसके लिए दूरवर्ती शिक्षा तथा मुक्त विश्वविद्यालय ऐसी जो है तकनीक की देन होती हैं। तो मुक्त शिक्षा के लिए, दूरवर्ती शिक्षा के लिए और व्यापार या शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में अभिसूचना तकनीकी का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसलिए माध्यम तकनीकी के उपयोग से अनुदेशात्मक प्रक्रिया अधिक तीव्र हो जाती है और प्रबंधन के निर्णय भी तीव्रता पूर्वक होने लगते हैं। इस प्रकार के संप्रेषण या संचार के लिए अभिसूचना प्रणाली का उपयोग किया जाता है, इसका विकास किया जाता है। अभिसूचना प्रणाली की परिभाषा अगर हम करना चाहें तो इसके अंतर्गत प्रदत्तों पर आधारित मानवीय सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, संप्रेषण उपकरण तथा प्रदत्तों को सम्मिलित किया जाता है, उनका नियंत्रण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इसके द्वारा ही अभिसूचना का संप्रेषण कर सकते हैं। तो अभिसूचना प्रणाली के उद्देश्य प्रदत्तों का संकलन करना, उनका विश्लेषण करना और उपरोक्त अभिसूचना का संप्रेषण करना होता है। अभिसूचना प्रणाली के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो इसमें दो प्रकार होते हैं अभिसूचना प्रणाली के। इसमें स्वयं मनुष्य द्वारा या कंप्यूटर पर आधारित अभिसूचना प्रणाली। तो अभिसूचना प्रणाली दो तरह से हो जाती है, स्वयं मनुष्य के द्वारा या कंप्यूटर पर आधारित अभिसूचना प्रणाली। तो स्वयं मनुष्य द्वारा जो होती है अभिसूचना प्रणाली, इसका मुख्य उद्देश्य प्रदत्तों का संकलन करना, विश्लेषण करना तथा संप्रेषण या संचार करना होता है और संप्रेषण का उपयोग इसमें उपभोक्ता के लिए किया जाता है। तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो उपभोक्ता के लिए दी जाती है और परंपरागत मनुष्य स्वयं अपनी संस्था संबंधी प्रदत्तों का संकलन और विश्लेषण करके जो परिणाम और सूचना प्राप्त करता है उसको उपभोक्ता को संप्रेषण करता है और मनुष्य अपने परिणामों को तालिका, ग्राफ, चार्ट आदि के रूप में प्रस्तुत करता है, जैसे कि छात्रों के परीक्षा फल, अंक तालिका, उनका प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र आदि तैयार करना। तो ये सब जो है स्वयं मनुष्य द्वारा अभिसूचना प्रणाली में आते हैं। अब दूसरा जो टाइप है वो है कंप्यूटर पर आधारित अभिसूचना प्रणाली। तो इसको देखेंगे। आधुनिक समय में कंप्यूटर पर आधारित अभिसूचना प्रणाली चल रही है, तो इसका उपयोग सभी क्षेत्रों में किया जाता है और ये विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर कार्यक्रम के द्वारा तैयार की जाती है। इसमें विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों को
रखा जाता है, प्रवेश पत्र रखे जाते हैं, अंक तालिका रखी जाती है, प्रमाण पत्र रखे जाते हैं। तो ये सभी जो है कंप्यूटर आधारित अभिसूचना प्रणाली में उपयोग किए जाते हैं और कंप्यूटर में अपेक्षित सॉफ्टवेयर कार्यक्रम में इसका उपयोग अभिसूचना के लिए किया जाता है। अभिसूचना प्रणाली जो कंप्यूटर पर आधारित होती है, इसके कुछ प्रमुख घटक होते हैं, जैसे कि उपभोक्ता या छात्र, हार्डवेयर संप्रेषण उपकरण, सॉफ्टवेयर कार्यक्रम, प्रदत्तों का आधार क्या है और विधियों का प्रारूप क्या है। अभिसूचना प्रणाली के क्या कार्य होते हैं ये जान लेते हैं। तो अभिसूचना प्रणाली के अनेक कार्य होते हैं, इनमें से 3 कार्य इस प्रकार हैं। पहला कार्य है प्रक्रिया या अभ्यास हेतु अभिसूचना प्रणाली। तो जो अभिसूचना प्रणाली प्रक्रिया के लिए की जाती है, अभ्यास के लिए की जाती है, वह इसमें आती है निर्णय की प्रक्रिया हेतु अभिसूचना प्रणाली और प्रवर्तन नियोजन हेतु अभिसूचना प्रणाली। इन कार्यों के आधार पर अभिसूचना प्रणाली का विभाजन 4 प्रकार से होता है, जिसमें प्रबंधन प्रक्रिया प्रणाली आती है, प्रबंधन अभिसूचना प्रणाली आती है, कार्य प्रवाह प्रणाली आती है और निर्णय सहायक प्रणाली आ जाती है और विशेषज्ञ प्रणाली आ जाती है। अब अभिसूचना तकनीकी का अर्थ क्या होता है ये जानेंगे। तो प्रदत्तों के विश्लेषण में विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी मशीन या हार्डवेयर का उपयोग किया जाता है या कंप्यूटर के द्वारा उसका विश्लेषण किया जाता है, तो उसको संप्रेषण के लिए किया जाता है। इसे ही हम अभिसूचना तकनीकी का नाम देते हैं। और अभिसूचना तकनीकी के 3 पक्ष होते हैं, अदा जिसको इनपुट कहा जाता है, फिर आ जाता है प्रक्रिया जिसको प्रोसेस कहते हैं और प्रदा जिसको आउटपुट कहते हैं। किसी भी मशीन में संचालन के लिए अदा पक्ष आवश्यक होता है, क्योंकि कोई भी मशीन या हार्डवेयर उपकरण द्वारा उत्पादन नहीं करता है। तो आप जब भी किसी मशीन के संचालन के लिए उसमें इनपुट देंगे, उसमें आधा देंगे, तभी उस मशीन का संचालन हो पाएगा, अन्यथा वो संचालन नहीं हो सकता है। तो इस तरह से अभिसूचना तकनीकी के प्रमुख घटक 3 होते हैं, अदा जिसको इनपुट कहते हैं, इसको प्राप्तांक भी कहा जाता है, फिर दूसरा आ जाता है प्रोसेस जिसको प्रक्रिया कहा जाता है, और तीसरे नंबर पे जब आप अदा दे देंगे उसका प्रोसेस हो जाएगा तो हमें मिलेगा प्रदा जिसको आउटपुट कहा जाता है या परिमाण कहा जाता है। फिर इस आउटपुट से हमें फीडबैक मिलता है जो रॉ के पास जाता है, रॉ स्कोर होता है, इसको अदा के पास फिर भेजा जाता है। अधिगम में रेडियो, टेलीविज़न, सीसीटीवी और अन्य दृश्य श्रव्य सामग्रियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो शिक्षा में क्या यूज़ है इन आधुनिक अभिसूचना प्रणाली का, ये हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा दृश्य श्रव्य रिकॉर्डिंग यंत्र। तो जितने दृश्य श्रव्य रिकॉर्डिंग यंत्र होते हैं वो इसमें आ जाएंगे। श्रव्य रिकॉर्डिंग यंत्र क्या होंगे, मतलब कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होंगे जिनको हम सिर्फ सुन पाएंगे। तो शिक्षण कार्य में रेडियो तथा अन्य श्रवण सामग्रियों का उपयोग किया जाता है और इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये विशेष करके पत्राचार के पाठ्यक्रमों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होते हैं तथा श्रवण सामग्री में रेडियो के अतिरिक्त टेप रिकॉर्डर आता है, ग्रामोफोन आता है और लिंगवा फोन आता है। इन सबको सम्मिलित किया जाता है और अधिगम प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के श्रवण सामग्री का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जैसे कि रेडियो का आम आदमी की जिंदगी में इतना गहरा संबंध स्थापित हो चुका है कि रेडियो और मनुष्य को अलग करना संभव नहीं है। तो रेडियो पाठ का विद्यार्थियों और शिक्षकों की क्या तैयारी होती है ये जान लेते हैं। तो रेडियो पाठ के लिए विद्यार्थी स्वयं को तैयार करते हैं। इसका अभिप्राय यह होता है कि जिस विषय से संबंधित रेडियो पाठ विद्यार्थियों को सुनाया जाना है, उसी विषय के कमरे में विद्यार्थियों को ले जाया जाता है। जैसे कि रेडियो पाठ भूगोल विषय से संबंधित होता है तो भूगोल कक्षा में ही रेडियो पाठ सुनाने की व्यवस्था की जाती है। फिर विद्यार्थियों को
रेडियो पाठ सुनाने के लिए मानसिक रूप से भी उनको तैयार किया जाता है और रेडियो पाठ को समझने के लिए विषय से संबंधित सहायक सामग्री की भी पहल की जाती है और उसकी विशेष व्यवस्था की जाती है। अब दूसरा आ जाता है हमारा ई अधिगम, जिसको ई लर्निंग कहा जाता है। ये भी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, अभिसूचना प्रणाली होती है ये भी। तो ई अधिगम शिक्षा का एक नवीन प्रत्यय होता है और इसके अंतर्गत इंटरनेट तकनीकी का उपयोग किया जाता है, जिससे कि पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है, इसका संचार किया जाता है और इस तकनीकी की सहायता से ही अधिगम के लिए समुचित वातावरण को शिक्षकों तथा छात्रों हेतु उत्पन्न कराया जाता है और इस ई अधिगम जीवन पर्यंत चलती रहती है या प्रणोत्तर करती रहती है और समाज तथा समुदाय को अधिगम सुविधा प्रदान करती है। ई अधिगम का अर्थ होता है कि ई शिक्षा का एक नवीन प्रत्यय होता है जो परंपरागत अधिगम से भिन्न है। तो ई अधिगम में जो लर्निंग होती है, जो अधिगम कराया जाता है, वो परंपरागत अधिगम से अलग होता है और यह एक नवीन व्यवस्था होती है। इसमें पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है, उसका संचार किया जाता है कंप्यूटर इंटरनेट प्रणाली के द्वारा और ई अधिगम ज़्यादा बच्चों के लिए इफ़ेक्टिव माना जाता है। ई अधिगम में इंटरनेट के उपयोग से अधिगम के वातावरण का विस्तार किया जाता है और इसमें इंटरनेट की सहायता से ही शिक्षकों तथा छात्रों को अधिगम वातावरण का विस्तार करते हैं और यह वातावरण छात्र केंद्रित रहता है। अब ई अधिगम की परिभाषा क्या है ये जान लेते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ ई लर्निंग, इसमें टॉम कैली तथा सिस्को के अनुसार डेफिनेशन दी गई है। इसमें उन्होंने बताया है कि ई अधिगम द्वारा अभिसूचना संप्रेषण की सहायता से शिक्षा तथा प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण की क्रियाएं छात्रों के अधिगम और प्रशिक्षण प्रक्रियाओं का उल्लेख इसमें नहीं किया जाता है और छात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप उनको ज्ञान दिया जाता है, कौशल उत्तम कराया जाता है, उत्तम ढंग से उन्हें कौशल सिखाया जाता है। तो ई अधिगम के द्वारा अभिसूचना संप्रेषण किया जाता है। अब शिक्षण तथा प्रशिक्षण कार्य में ये सहायक होते हैं और प्रशिक्षण के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं उसमें छात्र के अधिगम और उनके प्रशिक्षण प्रक्रियाओं का उल्लेख इसमें नहीं किया जाता है। ई अधिगम के कुछ प्रमुख उद्देश्य होते हैं जिनमें सम्मिलित है कि ई अधिगम से पाठ्य वस्तु का संचार किया जाता है, ई अधिगम के द्वारा ही संप्रेषण का उपयोग किया जाता है और ई अधिगम की सहायता से स्थानीय समुदाय हो या भूमंडलीय समुदाय हो, इसमें शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाती है और ई अधिगम से ही मुक्त रूप से सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है। इसी की सहायता से शिक्षा का सभी को समान अवसर प्रदान किया जाता है। यह छात्रों को प्रोत्साहन प्रदान करती है और इसके कई उद्देश्य होते हैं। ई अधिगम के माध्यम क्या क्या होते हैं ये जान लेते हैं। तो इसके लिए प्रिंट मीडिया का उपयोग किया जाता है जिसको मुद्रित माध्यम कहा जाता है। तो इसमें ई पाठ्य वस्तु आ जाती है, पाठ्य पुस्तकें आ जाती हैं या ई जीन्स आ जाते हैं। फिर दृश्य माध्यम आ जाते हैं जिसमें दृश्य टेप, केबल और दृश्य प्रवाह सैटेलाइट्स आ जाते हैं, दूरदर्शन आ जाता है। तीसरे नंबर पे माध्यम आ जाता है संप्रेषण माध्यम, जिसको कम्युनिकेशन मीडिया कहते हैं। इसमें ईमेल आ जाता है, सुनना, वाद विवाद करना, जिसको आसिंक्रोनस कहते हैं। तो आसिंक्रोनस वो होंगे जिसमें दो व्यक्ति जो मैसेज सेंड कर रहा है और जो मैसेज रिसीव कर रहा है, जब ये दोनों एक ही समय पर उपस्थित नहीं होंगे तो इस प्रकार के उस लर्निंग को, इस प्रकार के माध्यम को असिंक्रोनस कहते हैं। और सिंक्रोनस वो हो जाएगा जिसमें इंटरनेट के थ्रू और दृश्य सम्मेलन के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया जाता है। और इसमें सिंक्रोनस में रिसीवर और सेंडर दोनों एक ही समय पर उपस्थित होते हैं। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग भी एक तरह का अभिसूचना प्रणाली है और इसका अर्थ क्या होता है ये जान लेते हैं। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का शब्द, जिसे हिंदी में दूर संवाद प्रणाली या दूर संभाषण प्रणाली के नाम से जाना जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि उस यंत्र, प्रणाली या
प्रारूप के लिए उपयुक्त किया जाता है, जिसके प्रतिभागी एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं और वह आपस में संवाद करते हैं, संभाषण का कायम रखते हैं। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग वह माध्यम होता है जिसमें दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और वह संभाषण को सफल बनाना चाहते हैं, इसलिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग का यूज़ किया जाता है। वैसे तो हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉन्फ्रेंसिंग या पारस्परिक संवाद कायम रखने के लिए प्रतिभागियों को एक दूसरे के सामने बने रहना बहुत उत्तम माना जाता है, लेकिन पारस्परिक अंतःक्रिया और संभाषण भली भांति हो सके, इसके लिए जो है टेली कॉन्फ्रेंसिंग का वो कॉन्सेप्ट लाया गया। जब एक दूसरे से व्यक्ति संपर्क नहीं कर पा रहे थे, एक दूसरे के वह पास नहीं होते थे, तो दूर से कैसे बात की जाए, इस दृष्टि के लिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किया गया। और इस दृष्टि से टेली कॉन्फ्रेंसिंग या दूर संवाद प्रणाली को हम एक ऐसी संवाद प्रणाली के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति किन्हीं भी दो या दो से अधिक स्थानों पर बैठे हुए या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसकी सहायता से उसी प्रकार का सामूहिक संप्रेषण कर पाते हैं, संवाद कर पाते हैं, संभाषण कर पाते हैं, अंतःक्रियाएं कर पाते हैं, करने में सक्षम हो पाते हैं, जैसे कि वे एक दूसरे के सामने बैठकर कर सकते हैं और परंपरागत संवाद या संभाषण प्रणाली में करते थे। तो ये एक ऐसी सुविधा होती है जिसके द्वारा दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक स्थानों के व्यक्ति जो है एक साथ बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का यूज़ करके वो सामूहिक संभाषण कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, अंतःक्रियाएं कर सकते हैं, जैसा कि वे आमने सामने बैठकर कर पाते थे परंपरागत संवाद में। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के कुछ प्रकार होते हैं, तो इसमें 3 प्रकार हैं: ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। तो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब है कि जब सिर्फ आवाज़ का ही आदान प्रदान किया जाए, इसमें इस कॉन्फ्रेंस में भागीदार व्यक्तियों के बीच में संवाद स्थापित करने के लिए टेलीफोन का उपयोग किया जाता है और इसमें एक तरह से दो व्यक्तियों के बीच में संपन्न टेलीफोन सेवा का बढ़ा हुआ रूप होता है, जिसमें आपसी बातचीत या संभाषण का क्षेत्र दो से बढ़कर कई व्यक्तियों तक फैल जाता है। तो ये एक तरह तक टेलीफोन का ही उपयोग किया जाता है इसमें, लेकिन इसमें दो से अधिक व्यक्तियों का उपयोग होता है। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ जाता है, तो इसमें ऑडियो की अपेक्षा ज़्यादा लाभ मिलता है क्योंकि इसमें दूर बैठे हुए व्यक्ति अपनी संवाद स्थापित करने के लिए न केवल एक दूसरे की आवाज़ सुन पाते हैं, बल्कि वह एक दूसरे को पर्दे पे देख भी पाते हैं, जैसे कि वो आमने सामने बैठकर संभाषण कर रहे हों। फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग का क्या मतलब होता है? तो यह टेली कॉन्फ्रेंसिंग उपरोक्त वर्णित दोनों रूपों में, जैसे कि ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दोनों का ही उन्मुक्त और प्रभावशाली रूप होता है। इस प्रकार के कॉन्फ्रेंसिंग हेतु कंप्यूटर द्वारा प्रदत्त बहुमाध्यमी सेवाओं का उपयोग किया जाता है और यहाँ पर हम इंटरनेट सेवाओं द्वारा लिखित सामग्री और रेखाचित्र आदि को कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेने वाले व्यक्तियों को प्रेषित कर सकते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग का यूज़ किया जाता है। इसमें ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोनों मर्ज रहते हैं। तो आज का टॉपिक अभिसूचना प्रणाली हमारा यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन।